नमस्कार, देख रहे हैं आप महाबहस। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गोरखपुर में आतंकी हमले पर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, कई अपडेट सामने आ रहे हैं। हमलावर मुर्तजा को कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। शुरुआती छानबीन में ही मुर्तजा अब्बासी का जिहादी कनेक्शन सामने आ चुका है। वो कुछ दिन पहले नेपाल भी गया था, जहां से कुछ लोगों ने आकर रेकी भी की थी। पूरे मामले पर सीएम योगी ने एटीएस और एसटीएफ को संयुक्त जांच के निर्देश दिए हैं और उसके बाद एटीएस की एक टीम मुंबई भी रवाना हो चुकी है। मुर्तजा के मोबाइल से मुंबई के 6 लोगों के नंबर्स मिले हैं, जिनसे वो लगातार कांटेक्ट में था और अब इस पर सियासी बहस शुरू हो चुकी है। इसी पर आज हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में गोरखपुर का हमलावर मुर्तजा अब्बासी। हमलावर मुर्तजा के पास मिले जिहाद के लिए भड़काने वाले वीडियो, मुर्तजा के मोबाइल में मिले मुंबई के कई नंबर। यूपी एटीएस की टीम मुंबई के लिए रवाना। उसके पास से जो धारदार हथियार मिला है उससे संबंधित है, दर्ज किए गए हैं और आगे की विवेचना अभी स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। एटीएस, एसटीएफ केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं आरोपी मुर्तजा से पूछताछ। इसके लैपटॉप, मोबाइल पर जो भी डिटेल्स हैं, जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ रहा है, इनकी सबकी बहुत गंभीरता से जांच करें और जरूरत पड़े तो प्रदेश के बाहर भी जहां भी इसके जो है ट्रैक होगा उसको जो है हम लोग अनावृत करेंगे और प्रभावी कार्रवाई इस पर सुनिश्चित करेंगे। गोरखपुर मंदिर में और बढ़ाई गई सुरक्षा। पूरे मंदिर परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे नजर रखी जाती है और यहाँ पे जो वॉच टावर बनाए गए हैं वो उन वॉच टावरों पर भी जो है लगातार पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। आरोपी के पिता का दावा, उनका बेटा मानसिक तौर पर बीमार। साहब ये जो है बच्चा बिल्कुल मानसिक रूप से है और बिल्कुल संदिग्ध है, मतलब इसकी स्थिति जो है वो सही नहीं है। गोरखपुर में आतंकी हमले पर शुरू हुई सियासत। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। सरकार को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि सारे एंगल्स की जांच करे और कठोर कार्रवाई, लेकिन विधि सम्मत और सही कार्रवाई करे। और आइए अब जानते हैं अब तक की जांच में क्या क्या मिला है, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो सामने आए हैं। हमलावर मुर्तजा के पास जिहाद के लिए उकसाने वाले वीडियोस मिले हैं। यूपी एटीएस की एक टीम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। उसके मुंबई कनेक्शन की जांच की जा रही है। फरवरी में मुंबई से गोरखपुर लौटा था मुर्तजा और मुर्तजा के मोबाइल में मुंबई के कई नंबर्स भी बरामद हुए हैं। मोबाइल से मिले नंबरों की जांच शुरू हो चुकी है कि वो नंबर किनके हैं और किस तरह, कब से और किस लेवल पर ये उन लोगों के संपर्क में बना हुआ था। एटीएस से लेकर एसटीएफ केंद्रीय एजेंसियां अब जो है मुर्तजा से पूछताछ करेंगी। तो अब तक की जांच में क्या क्या हासिल हुआ है, वो कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। मुर्तजा का जाकिर नाइक और नेपाल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मुर्तजा का सामने आया जाकिर नाइक कनेक्शन। यूट्यूब पर मुर्तजा नाइक के वीडियोस देखा करता था, लोन वुल्फ अटैक के वीडियोस देखा करता था। पूछताछ में मुर्तजा ने कबूली है नेपाल जाने की बात, यानी वो नेपाल भी जा चुका था। लोन वुल्फ अटैक्स के वीडियोस देख रहा था। जाकिर नाइक उससे संबंधित लिटरेचर देख रहा था। कुछ दिन पहले नेपाल से संदिग्धों ने एंट्री भी की थी और उन संदिग्धों ने गोरखनाथ मठ की रेकी की थी और हमले के वक्त धार्मिक नारे लगा रहा था आरोपी। मुंबई आईआईटी से केमिकल इंजीनियर है आरोपी मुर्तजा और उसके पास मुंबई के पते पर बना आधार कार्ड भी मिला है और कुछ दिन पहले ही गोरखपुर भी वो आया था और शनिवार से अपने घर से लापता था। उसके परिवार वालों से भी पूछताछ जारी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं, फजील अहमद है मुस्लिम स्कॉलर, शिशिर चतुर्वेदी हैं प्रवक्ता हिंदू महासभा के, मीसम जैदी सपा समर्थक हमारे साथ है और ओपी सिंह जी है पूर्व डीजीपी। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे यही, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, गोरखनाथ मंदिर में अटैक होता है, पता यह भी चलता है कि नेपाल से कुछ संदिग्ध आए थे, उन्होंने काशी और मथुरा की भी रेकी कर रखी है। अभी तक कितने बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो चुके हैं और क्या इसको एक आतंकवादी अटैक कहा जाना चाहिए? क्या मुर्तजा को आतंकी कहा जाना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जो
ओम है, अवनीश अवस्थी जी और एडीजी हेलो, जो दोनों बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे पत्रकारों को बताया है। हमारे को भी ऐसी ब्रीफिंग मिली है। यही है कि इसमें कई लोगों की खोजबीन जारी है। आतंकवादी घटना हो सकती है। जिस तरीके से ये मुर्तजा वहां पर आया और उसने पुलिस वालों पे हमला किया और मंदिर के अंदर जाने का प्रयास किया, जबकि उसका ऐसा कोई भाव नहीं होना चाहिए। मंदिर में उसका कोई काम नहीं था, वहां अंदर घुसने का प्रयास क्यों कर रहा था, पुलिस पर हमला क्यों किया, किसी ने उसको उकसाया भी नहीं था, और वो इतना बड़ा जो है हंसिया लेकर के गया था, किसको मारने की नीयत से गया था। पुलिस जांच कर रही है। एटीएस को मुख्यमंत्री जी ने जांच सौंपी है और एटीएस और एसटीएफ दोनों ही मिलकर के प्रदेश की बड़ी संस्थाएं हैं जो प्रदेश के बाहर भी जाके जांच करने में सक्षम है, उनको कानूनी अधिकार प्राप्त है। मुझे लगता है कि उनको लगातार काम करने दिया जाए और वो निश्चित रूप से इसका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ हमारे राजनीतिक नेताओं के ऊपर कि अभी तक किसी भी राजनीतिक नेता का निंदा का ये बयान नहीं आया या मुर्तजा के ऊपर उन्होंने नहीं कहा कि एक गोरखनाथ पीठ जैसी पीठ पर हमला करने का प्रयास करने वाले के बारे में उन्होंने निंदा के एक शब्द कहे हो या जांच में उन्होंने सहयोग करने की बात कही हो। यह बड़ा आश्चर्य का विषय है। आखिर ऐसी तुष्टिकरण की बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मीसम जैदी जी हमारे साथ है, सपा के सपोर्टर, ये सवाल उन्हीं से कर देते हैं। मीसम जैदी जी बताइए, आप विपक्षी दल हैं, आप निंदा करते हैं इस पूरी घटना की, आप ये मानते हैं कि ये एक आतंकी हमला था? माफ कीजिए, मीसम जैदी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, वो जुड़ेंगे, लेकिन फजील अहमद जी है मुस्लिम स्कॉलर। फजील जी, सवाल आपसे यही कि क्या आप इस घटना की निंदा करते हैं? क्या देश की सुरक्षा, एक मंदिर की सुरक्षा, एक राज्य की सुरक्षा इस वक्त आतंकियों की टेढ़ी नजर है उस पर, आप ये मानते हैं? और इस तरह एक केमिकल इंजीनियर, वो भी आईआईटी से पास आउट, उसका ब्रेन वॉश करके उसको तैयार किया गया एक मठ पर हमला करने के लिए, क्या आप इसको आतंकी घटना मानते हैं? देखिए, निंदा नहीं, बहुत कड़ी निंदा मैं करता हूं। मैं किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्यों का घोर विरोधी हूं। आपको किसी का विरोध करना है तो भारत के संविधान ने जो अधिकार दे रखा है, मैं उसी के पक्षधर हूं। भारत के संविधान के दायरे में रह के आप कोई भी किसी का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का वायलेंस करना, अपराध के रास्ते पे जाना, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जितना भी निंदा कह सके मैं इसके लिए कम है, निंदनीय कार्य है ये। बिल्कुल, आपने निंदा तो कर दी यहाँ पर फजील अहमद जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मुस्लिम लड़कों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है? आईआईटी जैसा संस्थान, इतना मुश्किल ये एग्जाम होता है, उसको क्रैक करने वाला एक लड़का, केमिकल इंजीनियर बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है, उसको चुन करके पढ़ करके आता है, तो आखिर ये जिहादी मानसिकता कौन भर देता है उनके अंदर? इतना वायलेंस कहां से आ जाता है कि वो खुद भी मरने पर उतारू है, दूसरे को भी मारने पर उतारू है? देखिए, देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि इतने पढ़े लिखे लड़कों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है, और तो क्या वो आतंक के रास्ते पे चलेंगे? क्या वो देश के दुश्मन बन जाएंगे? उसके पिता ने, वो अपने ही देश में आतंकी हमले करेंगे? अरे आपने बेरोजगारी का मुद्दा आप इस तरह उठाएंगे? नहीं, ये बहुत गलत, ये बहुत गलत कनेक्ट किया आपने। बेरोजगारी का मुद्दा आप इस तरह उठाएंगे? भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि इतने पढ़े लिखे लड़के भी इस रास्ते पे उतर जा रहे हैं। मुझे तो बहुत दुख है। अच्छा, आखिर इसका जिम्मेदार सरकार ही है ना। उसका सही से इलाज नहीं करना, उसकी काउंसलिंग नहीं करना, उसको देखना नहीं, आखिर वो किस स्कूल में पढ़ रहा है। और समुदाय और समाज से जुड़े हुए लोगों का क्या दायित्व है कि वो अपने लड़कों को, वो अपने बच्चों को सही तालीम दे, सही बात सिखाएं? बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो मुद्दा है उसको उठाएं। थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट करना चाहिए, आज आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। तो क्या वो अपने देश में बम फोड़ेंगे, वो फिदाइन बन जाएंगे, वो धारदार हथियार से पीएसए के जवानों को मारेंगे? ये किस तरह दो मुद्दों को कनेक्ट कर रहे हैं आप? हमारे साथ हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान शिशिर चतुर्वेदी। ठीक है फजील अहमद जी, आपने जो दलील रखी है, एक बार सब लोग जरा उस पर रिएक्ट कर लें। शिशिर चतुर्वेदी जी, दलील ये दी जा रही है क्योंकि नौजवानों को कोई अवसर नहीं मिलता, उनको नौकरी नहीं मिलती, और ये सरकार की ही गलती है। इनका कहना ही है, कितना हिंदू बेरोजगार है, कितना ईसाई, कितना सिख, वो आतंकवादी नहीं बनता, हथियार नहीं उठाता। कश्मीर में बुर्का पहनकर हमारे जवानों पे हमला करते हैं। उसके बाद करौली मैया के मंदिर में वहां जाकर के, वहां मस्जिद से, बहुत गौर करने वाली बात है, मस्जिद धार्मिक स्थल से वहां बम गोली चलाई जाती है, वहां आगजनी की जाती है। ये धार्मिक स्थल को क्या कार्य कर रहे हैं, वहां से बैठ के देखिए। गर्दन काटना, लव जिहाद, जमीन जिहाद, बड़ी भीड़ बनाकर हमले करना, ये सब आम बातें हैं। धार्मिक चिन्ह जो इनके बुर्का है, बुर्का पहन के लगातार ये घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में कोई भी दल ये कहने को तैयार नहीं है बुर्के पे देश में बैन होना चाहिए। लगातार अब आज की एक ताजा घटना और हुई,
अमेरिका में टाइम्स जो चौराहा है वहां पर, टाइम्स स्क्वायर पे, वहां पर नमाज इन्हें गुंडई करके वहां पर भी नमाज पढ़ी। सड़कों पर जबरन ये तराबी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, लाउड स्पीकर पे जबरन ये दूसरों को परेशान करके वहां चिल्लाएंगे, और यही लाउड स्पीकरों से चिल्ला करके कश्मीर से कश्मीर खाली करा दिया गया। लेकिन पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती, लाउड स्पीकर क्यों नहीं उतरवाती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके, तो ये सरकार की भी फेलियर है, सरकार की भी नाकामी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस से शासित सरकारें जो है वहां पर आतंक पलता है। आप बताइए, ये जो मठ पे हमला हुआ इसका कनेक्शन बंबई से, वहां सरकार किसकी? कांग्रेस की। उसके बाद करौली में जो कांड हुआ वहां सरकार किसकी? कांग्रेस की। तो जो गैर भाजपाई सरकारें हैं उनके राज्यों में ये आतंक को बढ़ावा देने वाले वहां पलते हैं। बुज़दिली, कायराना, नामर्दगी का जो दूसरा नाम है वो इस्लाम। एक एक करके आपने बहुत सारी घटनाएं गिनवाई और सवाल उठाया कि दरअसल बुनियाद में ही कट्टरता है। आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, आपने देश में कई घटनाएं जो थी वो उसको कोट की, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। फजील अहमद जी, जवाब दीजिए। आपने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से और नौजवानों को बेरोजगारी से इसको कनेक्ट किया है। वो तो और जाति धर्मों में भी बेरोजगारी तो सबके लिए ना, ऐसा तो है नहीं कि केवल मुस्लिम लड़के बेरोजगार हैं, हिंदू में भी बेरोजगारी हो सकती है। तो आतंकी और अल्लाहू अकबर कह के मुर्तजा ही क्यों मठ पर अटैक करता है? आस्था जी, घटनाएं और भी हो रही है पर आप लोग दिखा नहीं रहे। समस्या ये बात की है, मीडिया घटना पर भी तो जवाब दीजिए ना, घटना को दिखाता है। आप इस घटना पर भी तो जवाब दीजिए ना। आप यही के चैनल पर ऑपरेशन लंगड़ा दिखाया जा रहा है, किस तरह से गोली मारी जा रही है लोगों को, किसके ऊपर 5-5 मुकदमा, 4-4 मुकदमा लिख करके उसको जेल भेजा जा रहा है। कोई जांच हो रही है इस बात की? अरे घटनाएं बहुत हो रही है पर आप दिखाते नहीं हो। आप दिखाते उसको आप घटना कह रहे हैं, उसको आप घटना कह रहे हैं। सरकार तो उसको सख्ती से जोड़ रही है कि अपराधी है, गोली चलाएंगे पुलिस पर तो पुलिस वाले अपना सीना थोड़ी आगे कर देंगे। कड़ी से कड़ी सजा। हम तो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक पे केस चला के उसको सजा दीजिए तुरंत। हम तो ये मांग कर रहे हैं। हम कभी भी हिंसा के विरोधी हैं। हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम अहिंसा से सरकार का विरोध करना। तो फिर थोड़ी देर पहले आप ये क्यों कह रहे थे फजील जी कि बेरोजगारी है इसीलिए आतंकी बन जाते हैं, इसीलिए हथियार उठाते हैं, अपने देश के दुश्मन बन जाते हैं? बेटियों का बाजार लगाना, ये सब क्या है? इस्लाम मतलब क्या हो गया? दुनिया देख रही है। क्या देश की सरकारों को जवाब नहीं देना पड़ेगा इस बात के लिए? सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्यों आखिर ये लड़के आतंकवादी बन रहे हैं? एक वर्ग विशेष की तरह आप जिस तरह से उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो मानसिक आप किस तिरस्कार और अपमान की बात कर रहे हैं फजील जी? किस तिरस्कार अपमान की बात कर रहे हैं? क्या उसका जाति और धर्म देखकर कोई उसको राशन देने से मना करता है, कोई उसको नौकरी देने से मना करता है, कोई उसको सुरक्षा देने से मना करता है? किस बात के भेदभाव की बात कर रहे हैं? आईआईटी जैसा एग्जाम निकाल के, केमिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच से पास आउट होके एक लड़का, इसी देश ने ना उसको दाखिला दिया होगा, उसकी अपनी भी काबिलियत रही होगी, उस देश ने उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए तो खारिज नहीं करी कि वो एक मुस्लिम है और आईआईटी में नहीं पढ़ सकता। सवाल यहाँ पर उसके आतंकी बन जाने पर है, सवाल यहाँ आतंकी घटना को अंजाम देने पर है। आप जो भी तर्क दीजिए, आप जिस भी तरह से जस्टिफाई करिए, लेकिन बेरोजगारी को आतंक से नहीं जोड़ पाएंगे। ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स डीजीपी हैं, उन्हीं से जानते हैं। ओपी सिंह जी, मुर्तजा जिसने हमला किया गोरखनाथ मठ पर, उसके परिवार वाले दलील दे रहे हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये कितनी पचा देने वाली बात लग रही है? क्योंकि एक लड़का जो फ्लाइट पकड़ के मुंबई से गोरखपुर आ सकता है, नेपाल जा सकता है, वापस आ सकता है, लैपटॉप चला सकता है, अपने इंटरेस्ट के वीडियोस देख सकता है, क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? आईआईटी जैसा एग्जाम निकाल सकता है? देखिए, ये अगर हम पूरी घटना की पृष्ठभूमि को देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई सिंपल एक्ट ऑफ क्राइम नहीं है। शाम के वक्त एक व्यक्ति जिसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है, वो धारदार हथियार के साथ एक मंदिर में, और जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है गोरखपुर का, उस गोरखपुर मंदिर के मेन गेट में तैनात पीएसी के कर्मचारी उसके जवान का एसएलआर छीनने की कोशिश करता है और उसी बीच 2 जवानों को जख्मी बना देता है और मंदिर परिसर में वो आतंक मचाता है और उसके बाद अंततोगत्वा जवानों द्वारा उसे ओवर पावर कर लिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई सिंपल एक्ट ऑफ क्राइम है और ये एक सेंसिटिव और एक सिक्योर्ड प्रेमिसेस में इस तरह की वारदात हो जाना कई थ्योरीज को जन्म देती है जी। और आपने सही कहा
कि जिस धैर्य के साथ और जिस टैक्टिकल तरीके के साथ हमारे पुलिस के जवानों ने वहां परिचय दिया है और अनआर्म्ड कॉम्बैट की तरह उनको ओवर पार किया है, मैं तो पूरी प्रशंसा करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस की। और अभी एक पैनलिस्ट ये कह रहे थे, ये इट वाज अ वेरी गुड जॉब डन बाय द यूपी पुलिस कि कोई किलिंग नहीं हुआ। अगर यूपी पुलिस के जवान चाहते तो उसको SLR से भूल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये एक क्लियर कट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का पालन हुआ है, कोई वायलेशंस नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा की जानी चाहिए कि किस प्रकार टैक्टिकल तरीके से और बहुत ही अनाम तरीके से उसने इस आदमी को पकड़ा। अब रही बात कि ये क्या था, एक्ट क्या था, आपने सही कहा कि एक IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट जो है वो इस तरह का केमिकल इंजीनियरिंग में जो अपनी नौकरी हाल ही में फरवरी महीने में छोड़ा, लैपटॉप के साथ, एक बैग में लैपटॉप के साथ, पेन ड्राइव के साथ वहां आ रहा है। और उसमें कई तस्वीरें जो आपने बताई कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही मिल रही हैं कि कई तस्वीरें मिली हैं। ये आदमी रेडिकलाइज हो रहा था और रेडिकलाइजेशन के कगार पे था। मैं समझता हूं जाकिर नाइक के वीडियोस देख रहा था, विश्व में जहां जहां लोन वुल्फ अटैक जैसे हमले हुए उनके वीडियोस देख रहा था, और जैसा धारदार हथियार लेकर ये मंदिर पहुंचा, कैसे उससे वॉर करते हैं, वो भी ये सब देख रहा था। आपसे चर्चा हम आगे भी करेंगे, लेकिन मीसम जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा समर्थक। मीसम जी, थोड़ी देर पहले सवाल ये उठा था कि ये जो हमला हुआ है, आतंकित कर देने वाला हमला हुआ है गोरखनाथ मंदिर में, बतौर विपक्षी दल क्या आप इसकी निंदा करते हैं? देखिए, ये कोई कहने की बात नहीं है, ये वाकई निंदा का सवाल है। और इस तरह से किसी भी धार्मिक स्थल पर कि जिसमें इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के, और ये बहुत ही सीरियस मामला है, अगर इस तरह की कोई वारदात हुई है तो इसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। और इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं इस तरह की घटना का जो यहाँ पर घटित हुई है। और साथ ही साथ हम अपनी पुलिस पर गर्व करते हैं, अपनी सेना पर, अपने देश पर, कि उन्होंने उसको आगे किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने से बचने के लिए वहाँ पर उन्होंने उसी वक्त जो है तुरंत एक्शन में आकर के उस चीज़ को रोक लिया और रोकने में कामयाब रहे और उसको अरेस्ट कर लिया। जहाँ तक की बात है मानसिक विक्षिप्त की कि अब यह व्यक्ति मानसिक रोगी था या फ्रस्ट्रेटेड था किसी चीज़ से, तो आगे के जांच का विषय है, या इसके तार कहाँ जुड़े हैं ये हमारी पुलिस कर रही है। बट मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा अपने देश और प्रदेशवासियों से कि इसको किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद से न जोड़ें और इसको किसी तरह से सांप्रदायिकता से जोड़ने की कोशिश न की जाए, जो कि और भी जिस तरह के दल करना चाहते हैं, जो कि आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हैं। आतंकवादियों को छोड़ा था सपा ने, याद होगा आपको, आतंकवादियों की रिहाई का आदेश दिया था मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी ने, और उन आतंकवादियों की रिहाई को रुकवाने वाले हम हैं। हमारे गुरु परम आदरणीय हरिशंकर जैन जी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, शिवपाल जी उनके घर गए थे कि याचिका वापस लो, आतंकवादियों को अब छोड़ दे, और यहाँ पर आके ये निंदा करते मीसम जैदी जी। तो दोहरा चरित्र अब इस देश में लोग इनका जान रहे हैं कि यहाँ पर आके आतंकवादियों से सहानुभूति यहाँ नहीं जताएंगे, लेकिन जब सरकार में आएंगे तो आतंकवादियों की रिहाई की बात करेंगे। बताइए मीसम जैदी, ये तो बहुत बड़ा आरोप जो चुनाव के दौरान भी आप लोगों पर लगा, चुनाव के दौरान भी आप लोगों को न सिर्फ दंगा भड़काने बल्कि आतंकियों को आपने छोड़ा, बाद में कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी, उम्र कैद की सजा दी, वो एपिसोड बार बार याद दिलाया गया, दोहराया गया। और एक बार फिर से आप जिस तरह निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको धार्मिक रंग ना दिया जाए, धर्म विशेष पर सवाल ना उठाया जाए, तो जब आपकी सरकार थी आप भी इसकी जद में आ रहे आरोप आप पर भी लग रहे हैं। ठीक है शिशिर जी, वो सवाल पूछ दिया, उनका जवाब देने दीजिए, मीसम जैदी जवाब दीजिए। मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा? शिशिर जी देखिए, ऐसा है आप ही का सवाल है, जवाब ये कोई देश के संविधान या देश का कोई कोर्ट नहीं है जो इनके आरोप लगा देने से हम पर आरोप लग जाएगा। और ये बात करने का इनसे कहिए कि ये बोलने दें हमें। आपके कहने से हम नहीं मानते, वो सब ऑन रिकॉर्ड है, वो सब ऑन रिकॉर्ड है, सबने देखा है, सब जानते हैं कि अदालत से आदेश पारित हुआ था कि जिन आतंकियों को छोड़ा गया उन पर से मुकदमे वापस लिए गए, बाद में उनको सजा हुई। शिशिर जी, सजा हुई, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। मीसम जैदी या सपा भी उससे मुकर नहीं सकती। जवाब आपका मीसम जैदी। देखिए, ऐसा है कि एक बात आप बताइए, अभी मेरठ में एक बिरयानी वाले का ठेला पलट दिया जाता है, क्या आप उसको हिंसा से नहीं जोड़ती हैं?
क्या दिल्ली में जो वो युवक, नौजवान युवक, हमारे पुलिस वाले, हमारे पुलिस के अधिकारियों के ऊपर रिवॉल्वर ताने था और असलहा ताने था, क्या आप उसको हिंसा से नहीं जोड़ते हैं? मैं हिंदू महासभा के नेता, हमारे भाई बगल में बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनका हिंसा का पैमाना क्या है? आतंकित करने वाला गोरखनाथ मंदिर का हमला जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं मिसम जैदी। क्या आप उन घटनाओं से, आज की जो आतंकित करने वाली घटना है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आप मुर्तजा का नाम नहीं लेना चाहते। डिबेट में शुरुआत में आपने कह दिया किसी धर्म विशेष से इसे ना जोड़ा जाए, और उसके बाद आप दूसरे दंगों की कहानी कह रहे हैं बैठ के। क्यों? जब आप ये बात कर रहे हैं कि हम न्याय कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा दोगला मापदंड नहीं है, तो फिर जब आपका दोगला मापदंड नहीं है तो आप बताइए उसके बारे में क्या कह रहे हैं। यहां पर इसकी बदकिस्मती थी कि इसका नाम मुर्तजा अब्बासी था, और तमाम सैकड़ों युवक जिनके बारे में बता सकता हूं, वो आज की डेट में फ्रस्ट्रेटेड है, कोई नौकरी से, कोई घर से, कोई परिवार से, देश की महंगाई से फ्रस्ट्रेटेड है, और हर नौजवान फ्रस्ट्रेशन की वजह से कोई ना कोई कदम उठा रहा है। आज का नौजवान, थोड़ी देर पहले शिशिर चतुर्वेदी इस बात को कह रहे थे, नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना कि नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है, उसके पास नौकरी नहीं है, वो गलत कदम उठा रहा है, थोड़ी देर पहले डिबेट में यही पॉइंट उठा था। तो सारे क्या मुसलमान नौजवान ही फ्रस्ट्रेट है जो आतंकी बन जाएंगे जाकर, जो अपने ही देश को दहलाना चाहेंगे, जो अपने देश में हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिदाइन बन जाएंगे? नौजवान यदि बेरोजगार है तो वो तो बाकी के धर्म जातियों में भी होंगे ना, तो एक वर्ग विशेष को आप क्यों चाहते हैं नाम ना लिया जाए? अगर कोई फिदाइन बनेगा, मुसलमान क्यों है? जी, अगर कोई फिदाइन बनेगा, उसके लिए हमारा कोर्ट है, हमारा संविधान है, उसको सख्त सजा दी जाएगी और उसको हैसियत हो जाएगी उसको फिदाइन बनने की। देश के अंदर हम किसी भी तरह की कट्टरपंथी का विरोध करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, किसी के द्वारा किया जाए। क्यों निकलता है दुनिया में? देश के संविधान और देश के कानून से चलेगा, किसी कट्टरपंथा से नहीं चलेगा, किसी देश के मौलवी, मुल्ला और पंडित से नहीं चलेगा। देश का कानून, देश के संविधान से चलेगा। जिससे पत्थर चले, कहीं से भी कोई भी चीज हो। देखिए, ऐसा है कि ये हिंदू महासभा जैसे लोग जो है ये देश के अंदर भड़का करके देश में दंगा कराना चाहते हैं। ये चाहते ही है कि इस तरह का मुद्दा मिलता रहे और देश को टीआरपी मिलती रहे। ठीक है, यहाँ टीआरपी का सवाल नहीं है, देश की सुरक्षा का सवाल है। यहाँ इस तरह की आतंकी घटनाओं का सवाल है जिस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और निपटा भी जाना चाहिए। आतंकी किसी भी तरह से देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। समाजवादी पार्टी, शिशिर चतुर्वेदी और मिसम जैदी, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, यहाँ पर जो विपक्षी दलों के समर्थक हैं, जो उस विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो इसको जोड़ रहे हैं कि जो नौजवान हैं उनके पास करने को कुछ नहीं है, इसीलिए वो हथियार भी उठा रहे हैं, इसीलिए वो क्रिमिनल भी बन रहे हैं और गलत रास्ते जा रहे हैं। ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये बेबुनियाद बातें हैं और फजील अहमद ने जिस तरह की बात कही है वो बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। ये जो आदमी था जो वहां पहुंचा था, मुर्तजा, ये बंबई से आया और वहां पर नौकरी करता। ये उत्तर प्रदेश से बेरोजगार नहीं था कि जो है वहां पहुंच गया। ये मुंबई से आया, मुंबई से प्लानिंग करके आया, बाकायदा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और आपको याद होना चाहिए जो 9/11 की घटनाएं हुई थी अमेरिका के अंदर, वो भी सब पढ़े लिखे लोगों ने ही करी। वो कोई अनपढ़ गंवार नहीं थे, पैसे वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो इस तरह की बात करना, रेडिकलाइज करके और आकर के एक इंटेंशन से जो है पुलिस का हथियार छीनने का प्रयास करना, सीधे सीधे इशारा करता है कि पुलिस का हथियार अगर उसको प्राप्त हो जाता, क्योंकि उसके पास गन नहीं थी, अगर उसके पास गन होती, बोला तो निश्चित रूप से प्रयोग करता और वहां पर सैकड़ों लोग मारे जाते, क्योंकि मंदिर का माहौल था और मंदिर में कई लोग आते जाते उस समय के लिए। तो पुलिस पर हमला इसीलिए किया था कि उसका हथियार छीनने का उद्देश्य था। SLR पुलिस के पास थी और मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे पुलिस के जवानों का, जिन्होंने गोली नहीं मार दी उसको। अन्य किसी देश में अगर ये होता तो इतने काम में तो गोली मार दी गई होती और वो अपराधी आतंक। चलिए, आपने यही जो बिंदु उठाया है, इसको फजील अहमद के पास ले चलती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले फजील अहमद जी कह रहे थे कि एक वर्ग विशेष के लोगों को यदि फ्रस्ट्रेट किया जाएगा तो क्या होगा, उनको जानबूझ के टारगेट किया जाएगा तो क्या होगा, चुन चुन के उन्हीं के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा तो क्या होगा। यह होगा कि मुर्तजा 2 PSC के जवानों को धारदार हथियार से काट आता है, उसके बावजूद भी सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलती है। जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि देश संविधान से चलता है, देश नियम कानून से चलता है, ये घटना उसी चीज की तस्दीक है। वरना सेल्फ डिफेंस में तो पता भी ना चलता, गोली चलती, वो वहां से जिंदा पकड़ा गया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है, उसके कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को, क्योंकि नाम वो था, गनीमत है कि उसका नाम ये नहीं था, वो नहीं था। आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आस्था जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सभी दर्शक सुन रहे हैं, कहिए। आज दिल्ली में 3 आदमी पे FIR हुई है, वो हथियार उठाने की बात कर रहे हैं,
जानते हैं कौन? धर्म संसद हुई आज और वहां पे मुकदमा लिखा गया है 3 आदमी पे जो खुलेआम ये कह रहे थे कि हथियार उठा लो। वो मुसलमान तो नहीं थे, वो कौन लोग थे? कौन लोग थे? जो हो रहा है जो कह रहे कि हथियार उठा लो। हथियार उठाने की बात धर्म संसद में हो रही है। ये कौन से धर्म के लोग हैं? जवाब दीजिए आप हमको आस्था जी इस बात का। आप आस्था जी आप हम जवाब चाहते हैं ये कि आज 3 आदमी पे FIR हुई है दिल्ली के अंदर और इस बात की कार्रवाई हुई है ना, कि हथियार उठा लो। कार्रवाई हुई है ना, संविधान घटना होने से पहले कार्रवाई हुई है ना, घटना होने से पहले कार्रवाई हुई है ना, या नाम देख के किसी ने FIR करने से मना कर दिया था, या ये सोचा था कि नाम ये नहीं ये होता तो ही FIR होती? कार्रवाई हुई है ना। आपके जवाब में ही आपके सवाल का जवाब है। आलोक अवस्थी क्या कह रहे हैं आप? कार्रवाई होती रहती है, कार्रवाई तो गोरखपुर में भी हो रही है। ठीक है फजील अहमद जी, जवाब सुन लीजिए। आलोक अवस्थी जी, और ये जो एक बयान दे रहे हैं, किसी ने कोई बयान दिया तो बयान के ऊपर जो FIR हो गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहां वो हथियार नहीं उठाया गया है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में देख लीजिए, पूरे विश्व में देख लीजिए, ये कमर में बम बांध के कौन फट रहा है? ये जगह जगह जो फट रहे हैं, कहाँ से फट रहे हैं? कौन लोग आ रहे हैं जो फट रहे हैं? कौन लोग पाकिस्तान में जो शिया सुन्नी में आपस में एक दूसरे की मस्जिदों में हमला कर रहे हैं, वो मार रहे हैं? हम वहां पर तो कोई हिंदू नहीं गया, वहां पर तो कोई इस तरह का आदमी नहीं गया। ये अरब कंट्रीज के अंदर जो बम फट रहे हैं, क्यों फट रहे हैं? वहां पे कौन सा हिंदू है? तो सीधी सी बात यह है कि एक तरीके से जो रेडिकलाइज करके जो जिस तरीके से जो है एक साजिश के तहत आप जो डर पैदा करना चाहते हैं समाज में, वो संभव नहीं है। कानून का राज है, कानूनन कार्रवाई होगी। मैं फिर कहता हूँ कि पुलिस ने बहुत का काम किया है और इसके पीछे जो भी आतंकवादी साजिश में लोग शामिल होंगे उनको बेनकाब किया जाएगा। इसका जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी था और ये पुलिस ने किया है और अपने ऊपर घाव लेकर के किया है। मैं पुलिस के द्वारा फिर सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने बहुत लोगों को जान बचाई है। हम तो बधाई दे रहे हैं। ठीक है, एक एक करके बोलिए, मेरी रिक्वेस्ट है एक एक करके बोलिए। फजील अहमद जी आपको मैं मौका दूंगी, एक बार आलोक जी अपनी बात पूरी कर ले। ठीक है, अब आप अपनी बात रखिए फाजिल जी। देश में काफी लोग गरीब हैं। उन गरीबों के मसीहा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो लगातार उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनको एक सीमा से ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे उनको घर का मालिक बना रहे हो, चाहे उनके घर में अनाज भिजवा रहे हो, चाहे उनको बिजली का कनेक्शन दे रहे हो, चाहे उनके इलाज की व्यवस्था कर रहे हो। ये एक बेसिक नीड होती है, आदमी को उसको मिल रही है और हमारे प्रधानमंत्री उसको दे रहे हैं। उसके बाद चलिए बिल्कुल, तो सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारी कोई भी योजना हो वो जाति धर्म विशेष देखकर नहीं चल रही, वो पूरे देश के लिए है, सबके लिए है, हर गरीब और जरूरतमंद के लिए है। ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर DGP। ओपी सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे कि IIT से पास आउट एक लड़का, जाहिर सी बात है इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है IIT का, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि IQ लेवल भी अच्छा ही होगा, मेहनत खूब करी होगी, दिमागदार होगा लड़का। तो क्या लगता है आपको ऐसे कि इतने पढ़े लिखे उसके पास कोई भी लुक्रेटिव ऑफर हो सकता था, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी? तो अगर उसको भविष्य को लेकर चिंता थी यदि, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि उसके एवज में उसने हथियार उठाया हो या आतंक का रास्ता चुन लिया हो। तो कैसे संभव है और कैसे ये काम करता है कि इनका ब्रेन वॉश करके इन्हीं को हथियार बना के अपने देश का दुश्मन बना दिया जाए, इस्तेमाल किया जाए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रेडिकलाइजेशन जो है सर्टेन क्वार्टर्स में हो रहा है, और स्पेशली जब से हमने आर्टिकल 370 और 35A को हमने अबॉलिश किया है, उसके बाद से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के अंतर्गत हमारा प्रदेश यूपी जो है वो बहुत ही वल्नरेबल है। और वल्नरेबल इसलिए है कि यहाँ बहुत सारे सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, बहुत सारे स्पॉट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का रेडिकलाइजेशन जो है वो खासकर उन वल्नरेबल सेक्शंस में ज्यादा हो रहा है जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और यही कारण है कि न्यू जनरेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो संपादित की जा रही है उन लोगों से जो इस तरह के टेक्निकल इंस्टीट्यूशन पे पढ़ते हैं। आपको अभी हाल ही में याद होगा तौसीफ खान एक आदमी था जिसको सजा हुई है अहमदाबाद वाले सीरियल ब्लास्ट में। वो साइबर कैफे में घंटों रहकर और संगठन के लिए इंटरनेट मीडिया पर काम करता था। सुभान कुरैशी जो है वो फाउंडर था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मुंबई में एक्सपर्ट था वो बॉम्ब मेकिंग में। सफदर नगौरी, साजिद मसूरी, ये सब ग्रेजुएट से साइकोलॉजी में और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में। तो आप समझ लीजिए कि अब इससे ज्यादा हम एजुकेशन किसी व्यक्ति को क्या दे सकते हैं कि हमारा IIT बॉम्बे का एक प्रोडक्ट है जो ये जो अब्बासी पकड़ा गया है, और वहां पे वो उसने चूज किया एक मंदिर को चूज किया। अगर वो मेंटली डिरेल्ड है तो व्हाई ही चोज अ टेंपल एंड व्हाई ही रेज्ड स्लोगन्स। तो ये सब चीजें जो है एक स्लीपर सेल का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और इस तरह के लोग
जो बिना हथियार के आते हैं वो एक सॉफ्ट अटैकर के रूप में होता है, जो विदाउट वेपन्स होते हैं। बिल्कुल सर, और जानकारी जो अपडेटेड हमें मिल रही है वो ये कि ये कुछ लोगों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में था, जिहादी वीडियोस दिखा दिखाकर इसको कन्विंस किया गया, इसका ब्रेन वॉश किया गया और इसको इस हमले के लिए तैयार किया गया था। लेकिन जब ये गोरखनाथ मंदिर पहुंचा धारदार हथियार लेके, जो इसने कहा जा रहा है महाराजगंज से खरीदा था, किससे लिया था, कौन से नंबर से हैं, वो कौन लोग हैं, एजेंसियां अभी पूछताछ कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है मीसम जैदी कि इसका परिवार बार बार ये कह रहा है कि इसका जो मानसिक स्थिति है या जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, जिससे कोई भी एग्री नहीं कर रहा। और ओपी सिंह जी भी इस बात को कह रहे थे कि एक IITN कहा जाए कि भाई उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसने इंडिया का सबसे टफ पेपर निकाला हो, केमिकल इंजीनियर हो, लैपटॉप चलाता हो, सोशल मीडिया पर अकाउंट हैंडल करता हो, कुछ लोगों के संपर्क में आया हो। तो ये तो चॉइस वाली बात हुई ना कि उसने ये रास्ता चुना और वो किसी गरीबी मुफलिसी में भी उसका भविष्य जा रहा हो, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि IITN के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं होती, देश ही नहीं विदेशों में भी कमी नहीं होती। तो ये तो उसकी चॉइस वाली बात थी। देखिए आस्था जी, ऐसा है कि अगर परिवार वाले ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी मेडिकल साइंस इतनी टॉप पर पहुंच गई को पता कर लेगी कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक थी कि नहीं थी। और अगर मानसिक स्थिति नहीं ठीक थी तो कहीं ना कहीं इसका इलाज भी चल रहा होगा, और वो तो जांच के विषय में आगे की बात है। अभी मैं बात अपनी शुरू करता हूँ अवस्थी जी से। जो अभी अवस्थी जी ने कहा कि मुझे बड़ा वो है कि इस बात का फ़ख्र है कि पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई, असलार से भून सकते थे, मगर मैं उनकी बात को यहाँ पर आगे जोड़ूंगा कि भून देना चाहिए था। ऐसे किसी भी आदमी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा जो देश के अंदर किसी भी तरह का कोई भी आपसी भाईचारे को खतरे में डालेगा और मंदिर और मस्जिद के ऊपर अटैक करने की और हथियार उठाने की और कानून को हाथ में लेने की बात करेगा। अवस्थी जी, फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आपने यहां पर उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए आपने जो है वो हृदय विदारक बात करी कि उस पर गोली से भूनना नहीं चाहिए, उसको बिल्कुल भूल देना चाहिए था वहां पर। और रही बात जो आपने मुसलमान और हिंदुओं की बात करी कि हिंदू विस्फोट नहीं कर रहा है, बम नहीं फोड़ रहा है, मुसलमान वहां बम नहीं फोड़ रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि रशिया में और यूक्रेन में हिंदू मुसलमान नहीं है, बम वहां भी फोड़े जा रहे हैं, गोली वहां भी चल रही है। वहां कोई आतंकी घटना हो रही है, वॉर क्या है, गोली चल रही है, मतलब वहां तो ओपन वॉर है ना, आमने सामने का युद्ध है। मेरे पास आतंकवाद तो छद्म युद्ध है, जो अपने ही देश के रहने वाले गद्दार अपने देश के खिलाफ करते हैं। आतंकवाद तो कायराना युद्ध है, छद्म युद्ध है, अपने ही देश को दहलाने के लिए अपने ही देश के अंदर बैठे दुश्मन जो करते हैं। खुला वॉर तो दोनों आमने सामने लड़ते हैं। तो आलोक अवस्थी जी, तो मैं आपकी बात से जोड़ रहा हूँ कि बिल्कुल गलत बात है कि अगर वॉर तो वॉर क्या मतलब है, अहिंसा का क्या मतलब है, आतंक का क्या मतलब है, किसी की जान ले लेना, वो चाहे रशिया में हो, चाहे इंडिया में हो, और चाहे। ठीक है, मीसम जैदी आपने सवाल उठाया कि गोलियों से क्यों नहीं भूना, भून देना चाहिए था, बताइए आलोक अवस्थी। बिल्कुल भून देना चाहिए था। ठीक है, जवाब सुन लीजिए आप आलोक अवस्थी। मेरा कहना है कि पुलिस हमारी बहुत समझदार है, जिसने अपनी जान की बाजी पे खेलकर उनको जिंदा पकड़ा है। आपको याद होगा इसी तरह से आतंकवादी घटना वहां पर हुई थी, बंबई में हुई थी, और एक आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था। इससे पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क बेनकाब हुआ था और कई सारे स्लीपर सेल के लोग पकड़े गए थे, उनको जेल के अंदर डाला गया था। ये भी एक स्लीपर सेल था जो तैयार हो रहा था। इसके पीछे क्या है, मुझे लगता है हमारी जी, और इस बीच एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है। आलोक अवस्थी जी, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी अपडेट मिल रही है। पुलिस को मुर्तजा की रिमांड मिल गई है, 7 दिनों की रिमांड मिली है पुलिस को। गोरखपुर हमला मामले में आरोपी मुर्तजा 11 अप्रैल तक रिमांड पर रहेगा। 7 दिन की रिमांड मिली है। एटीएस भी इस दौरान पूछताछ करेगी। आपको बता दें, एटीएस, एसटीएफ सभी इस मामले की जांच कर रहे हैं। गोरखपुर हमला मामले में आरोपी मुर्तजा, उसकी रिमांड पुलिस को मिल गई है। 7 दिनों की रिमांड मिली है और 11 तारीख तक, 11 अप्रैल तक की ये रिमांड है और इस दौरान एटीएस भी उससे पूछताछ करेगी। जी आलोक अवस्थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कहना है, पुलिस के जवानों ने बड़ा धैर्यता का परिचय दिया है। इसके जरिए इसके और जो स्लीपर सेल के लोग रहे होंगे या जो इसका अभी हैंडलर रहा होगा या जिसने भी इसका ब्रेन वॉश किया है, उसको भी पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो अन्य लोगों को भी तैयार कर सकता है, उसको रेडिकलाइज कर सकता है। और रेडिकलाइज इस्लाम जो है वो देश के अंदर उचित नहीं है। हमारे देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान है, हम सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, लेकिन कुछ लोग देश की शांति नहीं चाहते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछिए, उनके नेता अखिलेश यादव जी ने क्या आतंकवादियों के मुकदमे नहीं छोड़ दिए थे, जिन्होंने बम विस्फोट किया था संकट मोचन मंदिर के अंदर? वहां पर कितने लोग मारे गए थे बनारस के अंदर? इसी गोरखपुर में जो है बम फूटा था कचहरी के अंदर, खुलकर छोड़ा था। और यहाँ तक कि उन्होंने 40 पुलिस के कर्मचारियों पे और अधिकारियों पे मुकदमा लिख दिया था
डीजीपी रहे विक्रम सिंह जी और डीजीपी रहे ब्रिजलाल, जो समय के एटीजी एलओ थे और कई लोगों थे, उन पर हत्या का मुकदमा एक आतंकवादी के मरने पर लिख दिया गया था। इस तरह का शासन था अखिलेश यादव का। बाद में जाकर के मालूम पड़ा कि नहीं वो आतंकवादी था, और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी जब हुई तब वो पुलिस के अधिकारी बच पाए। तो 40 आदमी ऐसे थे। सब समझ रही है कौन किसको सपोर्ट करता है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर इन्होंने इल्जाम लगाया है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये बता सकते हैं कि इनकी पार्टी के कितने सांसद जो हैं जिन पर आतंकवादी गंभीर मामले हैं और वो बाहर टहल रहे हैं, और इनकी पार्टी में सांसद है? एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप बताइए बताइए मीसम जी, आपको जानकारी नहीं है? ये बताइए आतंकवादी कौन से मामले हैं जिसमें खुले घूम रहे हैं? बताइए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने जिम्मेदार मंच पर। किसकी पार्टी के सांसद है? बताइए ना, पार्टी का नाम भी लीजिए खुल के, उनके नाम भी बताइए। कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। आपने आरोप इतना बड़ा लगाया है कि आतंकवाद का आरोप लेकर खुले घूम रहे हैं। बताइए जरा नाम और पार्टी दोनों का नाम बता दीजिए। एक नाम नहीं बता सकते। भारतीय जनता पार्टी प्राची सिंह कौन है? आपकी सांसद है जो इसको उनके ऊपर कितने गंभीर मामले हैं? कौन प्राची सिंह? आतंकी घटनाओं का कोई भी अपराध मामले उनके ऊपर है। मालेगांव बम ब्लास्ट में उनका नाम आया है, उनका नाम मालेगांव बम ब्लास्ट में उनका नाम आया है। एक भी बात कैसी बातें कर रहे हैं? तमाम लोगों का नाम आपकी पार्टी के अंदर है। हम किसी भी आतंकवादी का समर्थन नहीं करते, किसी भी तरह का, कोई भी हो। देखिए, धर्म को पार्टी से, प्रथा से मत जोड़िए। धर्म जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता। आपसे बार-बार सवाल इसलिए किया जाता है ना कि आप लोगों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है। मुस्लिमों को वोट बैंक मानकर चलते हैं, मुसलमान सपा को वोट देता है। आपके पूर्व में फैसले जो रहे हैं वो आरोप आप पे लगते हैं कि उसी पर केंद्रित रहे हैं। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। इस तरह एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज साफ नहीं जाएगी। हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास कोई बड़ी अपडेट इस गोरखपुर मामले से संबंधित है। जी ऋषभ मणि, आप हमें सुन पा रहे हैं? ऋषभ मणि, दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है। 7 दिन के लिए, जी 7 दिन के लिए अब्बासी, मुर्तजा अब्बासी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर दे दिया गया है। अभी जो एसीजेएम कोर्ट है उसने इनका रिमांड स्वीकार कर लिया है। आज रात 8 बजे से 11 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक अब्बासी मुर्तजा पुलिस की कस्टडी रिमांड में रहेंगे। इस दौरान एटीएस, एसटीएफ और अन्य एजेंसियां भी इनसे पूछताछ करेंगे। और अभी तक जो जानकारी मिली है, जो खुलासा हो रहा है, उसके मुताबिक जामनगर, मुंबई, कोयम्बटूर, नेपाल और उसके एक हिस्से लुम्बिनी में भी गया था अब्बासी। तो तमाम उसके बारे में ऐसी जानकारियां मिल रही हैं, जिसके बाद अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि एजेंसीज को ये कस्टडी रिमांड पर मिले। ऐसा पुलिस की ओर से वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। उस प्रार्थना पत्र में 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने डिस्कशन के बाद उसको 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर 11 अप्रैल तक पुलिस को सौंपने का आदेश दे दिया है। आज रात 8 बजे से 11 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक पुलिस की कस्टडी रिमांड पर रहेगा मुर्तजा अब्बासी। और उसके जो तमाम कनेक्शन है, वो जो अन्य शहरों में गया है, चाहे वो जामनगर हो, मुंबई हो, कोयम्बटूर हो, वहां जाने की वजह क्या थी, वहां किनसे वो मिला है, ये सारी जानकारियां कहां पर हैं और कुछ मोबाइल नंबर जो उसके फोन से मिले हैं उन संपर्कों तक भी पहुंच रही हैं एजेंसियां। इसके पास किस तरह का कंटेंट, लिटरेचर है, उसको खंगाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया ऋषभ मणि इस तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही सभी गेस्ट पैनल का भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी खबर यह कि मुर्तजा जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको 11 अप्रैल तक की रिमांड पुलिस की मिल गई है। एटीएस के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे, उसका कनेक्शन खंगालेंगे। और कहा तो यह भी जा रहा है कि इसको जिस तरीके से अंजाम दिया गया और सोशल मीडिया जिहादी वीडियोस दिखा के इस मुर्तजा का ब्रेन वॉश किया गया, इसके पीछे कोई बड़ा आतंकी संगठन या गुट शामिल हो सकता है। इस सभी पर अब जांच चल रही है और आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल महाबहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।